वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग लेसन 6 लेके आए हैं बिजनेस स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर लेसन 6। एक चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं आधा, उसको आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आज देखते हैं क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक उत्तरदायित्व, है ना, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, इस विषय को जानेंगे। और आज नैतिकता को भी जानेंगे, व्यवसाय में किस प्रकार नैतिकता किस प्रकार व्यवसाय के लिए कार्यरत है, ठीक है। या व्यवसाय में नैतिकता क्यों आवश्यक है, ये भी जानना चाहेंगे आज हम लोग। सबसे पहले एक बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हम लोग आज लेसन 6 पढ़ रहे हैं, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता। आज व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व हम लोग समाप्त करेंगे पढ़ के। सबसे पहले अगर नए आए हैं चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब कर दे और आइए टॉपिक में मिलते हैं। सबसे पहले टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार, सामाजिक उत्तरदायित्व के कितने प्रकार हैं, तो सवाल है तो कितने प्रकार है, 1 2 3 4 प्रकार है। कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। पहला को कहेंगे आर्थिक, कानूनी, नैतिक और विवेकशील। अब देखिए, एक बिजनेस जो बिजनेस चलाएगा उसको देखना है कि समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। तो उसको कुल मिलाकर के 4 समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। आर्थिक उत्तरदायित्व क्या है, पढ़ते हैं। मूल रूप से व्यवसाय एक आर्थिक उपक्रम या इकाई है। इसका सबसे पहला उत्तरदायित्व उपभोक्ता को वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध कराना तथा लाभ कमाना है। पहला उसका उद्देश्य यही होता है, किसी भी बिजनेस का पहला उद्देश्य होता है कि आप सामान बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए, लोगों तक पहुंचाइए, वस्तु या सेवा बनाइए, उनको लाभ पहुंचाइए, मतलब उनको सेवा दीजिए, वो खरीदेंगे, अपना उनको बेनिफिट होगा और साथ साथ आप भी लाभ कमाइए। तो लोगों को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा, मतलब कंपनी जो सामान बनाएगी उसको भी फायदा होगा और जो खरीदेगा उसको भी फायदा होगा। जैसे मान लीजिए मार्कर हम खरीदें, हम तो बनाए नहीं, तो वो मेरे लिए सामान बनाया तो हमको भी फायदा हो गया, लिखने में कितना आसान लग रहा है और साथ साथ उसको भी फायदा हो गया। तो ग्राहकों के लिए वस्तुएं आनी चाहिए और उसका भी लाभ चलते रहे, तो इसी को कहेंगे आर्थिक उत्तरदायित्व। दूसरा है कानूनी उत्तरदायित्व। कानूनी उत्तरदायित्व नाम से ही पता चल रहा है कि कानूनी है, मतलब कानून से। प्रत्येक व्यवसाय का यह उत्तरदायित्व है कि वह देश के कानून का पालन करे एवं व्यवसायिक कानून का अनुपालन करे। प्रत्येक देश के नागरिक का, देश के प्रत्येक नागरिक का, है ना जी, ऐसे नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक का ये उत्तरदायित्व है कि हमारे देश में जो कानून है उसका पालन करे। और व्यवसायियों का यह उत्तरदायित्व है कि वो भी इस कानून का क्या करे, पालन करे। और उनके लिए भी एक कानून बनाया गया है कि बिजनेस लॉ जिसको कहते हैं, या तो कंपनी एक्ट 2013 जो है वो उनके लिए बनाया गया, वो भी उसका पालन करें, ठीक है। जो एक सामान्य कानून हमारे नागरिकों के लिए बनाया गया, संविधान जो बनाया गया, उसका पालन हम लोग तो करेंगे, साथ साथ बिजनेस करने वाला लोग भी करेगा। और साथ साथ बिजनेस का एक अलग से कानून होगा, उसका भी पालन कौन करेगा, एक व्यवसाय करेगा, तो उसके लिए वो सामाजिक उत्तरदायित्व रहेगी, ठीक है। अब बात आती है नैतिकता कि नैतिक उत्तरदायित्व क्या है। इसमें वह व्यवहार सम्मिलित है जिसमें समाज के व्यवसाय से उपेक्षा होती है। कहने का मतलब है, एक व्यवसाय से माने व्यवसाय में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या बन रहा है, समाज के लोगों को एक उम्मीद होता है कि नहीं, बिजनेस में ऐसा सामान मिलेगा, कम कीमत में सामान मिलेगा, अच्छा सामान मिलेगा। जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि 1 किलो हम लोग नमक खरीदते हैं, तो हम लोग तो वजन करके नहीं ले रहे, नमक पैकेट में लगा हुआ है, तो हम लोग भरोसा है कि नहीं 1 किलो ही होगा, तो उसको भी देखना, नैतिकता देखना कि हमको 1 किलो ही डालना है। अगर वो 900 ग्राम डालेगा तो नहीं चलेगा। आज तो भारत में इसके पीछे भी कानून बना दिया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कि चलिए वो भी नहीं कर सकता, लेकिन एक नैतिकता है कि नहीं, वो अगर लिखा है 1 kg तो 1 kg होना चाहिए, वो लिख दिया 10 ग्राम तो 10 ग्राम होना चाहिए। चलिए, क्वालिटी भी होना चाहिए। तो समाज की भावना का आघात नहीं पहुंचाना है, उसको ऐसा करना है कि समाज के लोगों को आघात नहीं पहुंचाना। आघात पहुंचाएगा तो खुद का लॉस है, एक बार खरीदेगा दोबारा थोड़ी खरीदेगा जी, है ना। आजकल तो कस्टमर भी होशियार हो गया, पहले था कि लेना होगा मेरा ही सामान। अब देखिए, विवेकशील उत्तरदायित्व। विवेकशील का मतलब क्या होता है, विवेक का मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग अचानक डिसीजन ले लेते हैं क्या जी। या एक पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक एवं बाध्यपूर्ण उत्तरदायित्व जो व्यवसाय अपनाते हैं, मतलब कोई भी निर्णय आपको लेना है, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के उसके तह तक जाना है, तब आप उसका निर्णय लीजिएगा। इसीलिए विवेकशील, अचानक कोई निर्णय नहीं लेना है कि समाज को एकदम पूरा खतरनाक असर पड़ जाए। अभी मान लीजिए कि ऐसा कोई वस्तु बना लिए, अभी कोविड का समय चल रहा था, तो कई लोग मार्केट में आए और डायरेक्टली बोला कि हम दवाई बना दिए कोविड का। लीजिए, अचानक मार्केट में सनसनी फैल गया। फिर जो औषधि है जो बनाता है, भारत में जो है
ICMR है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो चेक करेगी, जानेगी, तब ना आपको हम कहेंगे कि देखो ये कोरोना का दवा है। तो नहीं हो सकती है ना। तो हमको जो चीज़ भी है, एक सिस्टम है कि आप जाइए, वहाँ अनुसंधान केंद्र है, वहाँ टेस्टेड होगा, हाँ तब ये वेरीफाई होगी, तब जाके सही होगी। लेकिन इस तरह से नहीं कर सकते, कोई भी फैसला आप विवेकशील नहीं ले सकते। आपका एक नियम बना होगा, जैसे कोई खाने का सामान बनाते हैं हम लोग, मान लीजिए बनाते हैं ना खाने का सामान, तो कोई भी चिप्स हो या बिस्किट हो या कुछ भी हो, उसको चेक करना होता है। अनुसंधान बना हुआ FASSI है, मैंने FASSI, ऐसा देखिएगा कि आप लोग कोई भी सामान खरीदते होंगे तो उस प्रोडक्ट का पीछे लिखा रहता है, तो वो वहाँ पे वो वेरीफाई करता है। वो एक संस्था है, फूड कॉर्पोरेशन का एक संस्था, वहाँ जाती है, वो वस्तु का वेरिफिकेशन होता है कि खाने योग्य है या नहीं है, तो उसको वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन करके आना है, तभी जा करके, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे एक बार हुआ था कि मैगी में जो था कुछ केमिकल का मात्रा ज़्यादा पड़ गया था, लेड का मात्रा, सीसा का मात्रा जो है 4% पड़ गया था, जबकि भारत में सीसा जो है 2% से नीचे रखा जाना चाहिए था। तो उसके लिए जब पाया गया कि नहीं इसमें 4% सीसा है, तो सीसा मतलब लेड, तो वो उसको क्या कर दिया, कंपनी सब वापस ले आई और फिर से 2% का सीसा के साथ मैगी को मार्केट में उतारा गया। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको विवेक से निर्णय नहीं ले सकते, आपको सोच समझ के निर्णय लेना पड़ता है, ठीक है। अब विभिन्न वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व। अब विभिन्न वर्ग है, समाज में कई वर्ग है ना, तो उन वर्गों में से भी बिजनेस के लिए भी कई सारे वर्ग है। तो बिजनेस में कौन सा वर्ग होता है? सबसे पहले होता है मालिक, स्वामित्व कहेंगे, या तो कहेंगे अंशधारी, दूसरा होगा जो काम कर रहा है कर्मचारी, फिर उपभोक्ता होगा, हम लोग ग्राहक है, हम लोग भी उसका एक पार्ट है, फिर और भी है सरकार है, पर्यावरण है, ये सारा अलग अलग पार्ट है। तो कौन सा उत्तरदायित्व है, देखिए हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं, PDF बना के रखे हैं। आपको अगर इसका PDF चाहिए या सबका आंसर चाहिए, आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक बार समझ गए तो सोचो यहाँ PDF बन गया, फिर कॉपी में बनाना है आपको, लिखना, केवल नोट्स लिखना है और सोचिए कि यहाँ 100% माइंड में बैठ जाएगा। देखिए अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप न्यू भारतीय एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाइए और आप ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं पूरा, और आप लोग एनर्जी बनाए रखने के लिए एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और लाइक करते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। व्यवसाय का अंशधारी एवं स्वामित्व के लिए उत्तरदायित्व। एक व्यवसाय का क्या उत्तरदायित्व है कि वो अपने अंशधारी, अंश का मतलब होता है शेयर, ये आप क्लास 12th में बहुत अच्छा से बताया जाएगा कि शेयर क्या होता है। लेकिन फिलहाल इतना आप जान लीजिए कि हो सकता है एक कंपनी में 5 मालिक हो या 10 मालिक हो, तो 1 लाख पूंजी होता है। 1 लाख पूंजी को हम कहेंगे कि 1-1 हज़ार करके, है ना, 1 लाख पूंजी को 1-1 हज़ार करके 100 को शेयर में बांट दिए हैं, है ना, 100 शेयर में बांट दिए, मतलब 100 कागज़ का टुकड़ा कर दिया। जितना लोग खरीदेगा, जो जितना ज़्यादा खरीदेगा वो उसका मालिक होगा। तो शेयर के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे अच्छा से, एक बार हम पूरा शेयर को ही पढ़ा देंगे। तो स्वामित्व या तो मालिक, अंशधारी कहो या मालिक कहो, एक ही तरह से बात हो जाएगा। उसके प्रति भी उत्तरदायित्व है कि जो लाभ होगी या हानि होगी, व्यवसाय में हम पहले ही पढ़ा है कि लाभ या हानि, प्रतिफल, है ना, जो प्रतिफल होगा सबको उसके हिसाब से हमको भुगतान कर देना है। अगर लाभ का हिस्सा है तो अंशधारियों को उसका जो अंश है उसका हिस्सा देना है। अगर स्वामित्व है तो उनका लाभ का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस खोल लिए और घाटे में चला रहे 5 साल से, इस प्रकार नहीं किया जा सकता। लाभ को भी देखना है, क्योंकि सबका एक ही उद्देश्य होता है बिजनेस चलाने का कि लाभ कमाना। लाभ अगर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे इतना पैसा लगा करके, है ना, इसीलिए इनका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सेकेंड है कर्मचारियों के लिए उत्तरदायित्व। देखिए कर्मचारियों के प्रति बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। कर्मचारियों को उचित वेतन देना, कर्मचारियों को उचित स्तर पे काम पे रखना, जिसकी जैसी योग्यता है उस योग्यता पर उसको काम पे रखना चाहिए, है ना। मान लीजिए हम अगर BCom किए हुए, MCom किए हुए हैं, तो हमको क्या काम मिलना चाहिए? आपके हिसाब से अकाउंटेंट का जॉब मिलना चाहिए, और अगर हमको अकाउंटेंट की जगह इंजीनियर का जॉब मिल जाएगा तो हम कैसे करेंगे? इसीलिए कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए, उनको समय, जिस समय पे है तनख्वाह मिलना चाहिए, समय पर बोनस छुट्टी, काम कराने का समय है ना कि 8 घंटा काम करना, ये निश्चित होना चाहिए। लेकिन अगर कहेंगे कि नहीं कर्मचारी को 12 घंटा काम करिए, कितना दिन 12 घंटा काम कर सकते हो? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीमार पड़ जाएगा, बस कंपनी बंद करा देगा। तो ऐसा नहीं, उनको उचित रख रखाव भी करना, कर्मचारियों का देखभाल भी करना, उनका स्वास्थ्य का देखभाल करना, उनको आने जाने की परेशानी का समाधान कर देना है, उनको रहने, खाने, पीने, घर
सब कुछ उसको व्यवस्था कराया जाता है, इसलिए कर्मचारियों के प्रति भी उत्तरदायित्व तो है। देखिएगा बड़ा बड़ा प्लांट में सारा व्यवस्था रहता है, छोटा मोटा कंपनी में नहीं रहता, लेकिन कर्मचारियों के लिए सारी व्यवस्थाएं रहती है। थर्ड पॉइंट है उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व। ये तो सबसे बड़ी उत्तरदायित्व है, क्योंकि व्यवसाय या बिजनेस कोई भी सामान बनाता है किसके लिए बनाता है? कस्टमर के लिए बनाता है। उपभोक्ता दैट मीन कस्टमर। अगर कस्टमर के लिए बनता है तो कस्टमर के लिए उत्तरदायित्व है। कस्टमर के लिए यह उत्तरदायित्व है कि उनको वस्तु सही मिले, अच्छा मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले, सही समय पर मिले, और जब मांग करे तब उसको मिल जाना चाहिए और आसानी से मिल जाना चाहिए। ये है एक व्यावसायिक का उत्तरदायित्व उपभोक्ता के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत सामान बेच देते हैं, कुछ केमिकल ज़्यादा डाल के बेच दें, जैसे कुछ खाने वाले प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा केमिकल डाल देंगे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो भी सामान देना है उसका गुणवत्तापूर्ण और अच्छा वस्तु देना है। भारत में तो इसको बचाने के लिए एक कानून ही आ गया लास्ट में कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जहां उपभोक्ता के हित का रक्षा करने लगा। ठीक है, कभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी बताएंगे, क्लास 11th या 12th में किसी चैप्टर में होगा। सरकार तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व। सरकार के प्रति भी उत्तरदायित्व है, क्योंकि व्यवसाय अगर लाभ कमाएगा तो सरकार को समय पर टैक्स पे करना है। टैक्स नहीं लगी सरकार तो बाकी काम करेगी कैसे? इसलिए सरकार के प्रति उत्तरदायित्व है कि समय समय पर वह सरकार का जो टैक्स है, जो नियम है, उसको फॉलो करे और टैक्स को पे करते रहे। ठीक है, बहुत तरह का टैक्स लगता है, इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, बहुत तरह का है, सेल्स टैक्स है, सारा आपको देते रहना। तो जब सरकार की बात करेंगे तो समाज अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व। बहुत बड़ा समस्या है कि पर्यावरण के प्रति भी उत्तरदायित्व आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो फैलती है वो बिजनेस के कारण होती है। धुआं निकलता है, मशीन चलती है, आवाज़ें निकलती है, ध्वनियाँ निकलती है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, और जो कचरा होता है वो नदियों में बहा जाता है, जिससे जल प्रदूषण भी होता है, और कचरा कई बार मिट्टी में फेंक दिया जाता है, जिससे मृदा प्रदूषण भी हो जाती है। तो व्यवसाय में पर्यावरण के प्रति भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आप ध्यान से समझिएगा कि व्यवसाय को खोलने या चलाने समय उसको पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी व्यवसाय लगती है, बड़ी बड़ी प्लानिंग लगती है, तो क्या कर दिया जाता है? पेड़ पौधा काट दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, पेड़ पौधा काट देगा। इसीलिए किसी व्यवसाय को लगाने से पहले यह ध्यान में रखा जाता है कि वहाँ पर्याप्त पर्यावरण है या नहीं। आसपास अगर पेड़ पौधे नहीं है तो प्लांट के चारों ओर पहले क्या लगाया जाए? पौधे लगाए जाए। उसके पानी का निकलने का कोई खास व्यवस्था हो, या तो फिल्टर करके पानी को नदी में छोड़ा जाए। कचरा जो है उसको आबंद किया जाए। आजकल बहुत केमिकल और टेक्नोलॉजी निकला है जिससे उसको नष्ट किया जाए। जो चिमनियाँ निकलती है, जो धुआं निकलता है, उसके लिए व्यवस्था किया गया है कि चिमनियाँ बहुत ऊंचाई पर होनी चाहिए, जिससे लोगों को नुकसान ना हो, आसपास के लोगों को नुकसान ना हो। तो कई सारा समस्या है जो प्रदूषण से रिलेटेड है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, तो ये प्रश्न का उत्तर आप भी लिख सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो हम आपके लिए PDF बना दिए हैं इसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि प्रदूषण को रोका कैसे जा सकता है। तो प्रदूषण को रोका जा सकता है, यही तरीका है कि जो हवाएं निकलती है, चिमनियाँ में धुआं निकलता है, उसको ज़्यादा ऊंचाई पर लाया जाए और उस पर फिल्ट्रेशन लगाया जाए कि फिल्टर कर लिया जाए, उस धुआं को वहीं पे काढ़ लिया जाए। या आजकल बहुत नया नया टेक्नोलॉजी निकल चुका है, अलग अलग देशों से उसे मंगाया जाए और हमारे भारत में भी लाया जाए। जो कचरा पानी में फेंक दिया जाता है डायरेक्ट, उसको फिल्टर कर लिया जाए और फिल्टर करके जो बाकी पानी है फेंक दिया जाए, ताकि उससे क्या होगा? जल जीव भी नहीं मरे। अब मिट्टी पे जो कचरा डाला जाता है उसका भी आजकल सारा केमिकल रिसोर्सेस आ गई है, आप डायरेक्टली बायोकेमिकल के द्वारा उसको भी समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हो गई ध्वनि प्रदूषण। बहुत ज़्यादा मशीनें चलती है, सच्ची बात है, बहुत ज़्यादा मशीनें चलती है, बहुत ज़्यादा साउंड करता है। जहाँ फैक्ट्रियाँ होती है ना, वहाँ देखिएगा धड़ 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 मशीन चलते रहती है, आवाज़ करते रहता है, आपको शांति नहीं मिलेगा, मेंटल पीस नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ब्रेन में असर करती है। जहाँ बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, एकदम ब्रेन में तो बहुत ज़्यादा तनाव होती है। तनाव का एक मुख्य कारण भी यही है, ध्वनि। ध्वनि से भी बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये था प्रदूषण, आप इसको कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आगे जाएंगे कि व्यवसाय की नैतिकता क्या है। पहले जानेंगे कि नैतिकता क्या होता है, व्हाट इज द मोरलिटी, मोरल। अब बचपन में आप लोग मोरल साइंस पढ़े होंगे, है ना। तो नैतिक, तो जानते हैं कि नैतिकता क्या है। व्यवसाय नैतिकता, नैतिकता शब्द का मूल ग्रीक शब्द एथिक्स से है। किससे है? एथिक्स से है, जिसका अर्थ चरित्र, मानक, आदर्श या नैतिक से है। आदर्श या नीति से, एथिक्स। तो आप देखिए, हम लोग समझ गए कि नैतिक मतलब आदर्श। आदर्श बनने के लिए क्या करना होगा? आपको एक सेंटेंस होता है हम लोग के लिए। आदर्श बनने के लिए अच्छे कपड़े पहनने होंगे, आपको स्कूल में या कॉलेज में आप टाइमली आना होगा, बैठना होगा, पढ़ना होगा,
है ना, एक आदर्श, और एक दो बच्चा होता है ना ऐसे शर्ट दबंग, तो वो आदर्श नहीं है। तो आदर्श मतलब कुछ रूल्स भी है, आदर्श के रूल्स है नहीं, बनाए थोड़ी लिखा गया रूल्स है, अपने में समझते हैं हम लोग कि नहीं ये बच्चा को देख के लग रहा है कि नहीं ये आदर्श है, नैतिकता है। तो व्यवसाय में क्या नैतिकता होनी चाहिए, किसी भी बिजनेस का एक नैतिकता होना चाहिए कि आप करें या ना करें, लेकिन आपको करना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती करता है कि नहीं बाबू तुम ऐसे मत करो, नहीं, आपको करना चाहिए, ये आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। तो नैतिकता क्या होता है, व्यवसाय में नैतिकता का सीधा संबंध व्यावसायिक उद्देश्य, चलन तथा तकनीक से है जो समाज के साथ साथ चलने में रहते हैं। मतलब उसका और पढ़ लेते हैं। एक व्यवसाय इकाई को चाहिए कि वह सही मूल्य वसूल करे, सही तोल दे, ग्राहक से सद्भावनापूर्ण व्यवहार करे। एक व्यवसाय में सबसे ज़्यादा जो संबंध होता है वो होता है व्यवसाय का उद्देश्य। उसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना और विकास करना। साथ साथ वो किस प्रक्रिया द्वारा चल रही है, चलने में लोगों को कोई समस्या तो नहीं हो रही है तो उसका पता करना है, और कौन सा तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तकनीक से लोगों को नुकसान है या नहीं है। इन सारा चीज़ों का बात करते करते आपको ऐसा एक उदाहरण दे दिया, हम लिख दिए हैं कि मान लेते हैं कि लोगों को नैतिकता के बारे में क्या जाने। तो नैतिकता यह है कि आप जो सामान बेच रहे हैं, खाने की सामान है तो बेहतर होना चाहिए, आपको हाइजीनिक नहीं होना चाहिए, मतलब जो फूड खाएंगे उससे हमको नुकसान नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसी सामान मिल रही है जो वजन पे मिल रही है उसका सही नाप तोल होना चाहिए, सही कीमत होना चाहिए, प्राइस ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारी, अब तो मार्केट इतनी अच्छी हो गई है, मार्केटिंग बहुत अच्छा हो गया, भारत के कंपटीशन मार्केट हो गया, जिस कारण से आपको ऑटोमेटिकली वस्तुएं अच्छी मिलने लगती है। हम लोग कभी चेक करके थोड़ी वस्तुएं खरीदते हैं जी कि ये हमारे लिए हाइजेनिक है या नहीं है ना। कई बार कई इलेक्ट्रॉनिक सामान हम लोग खरीदते हैं उसमें ISI या स्टार का मार्का देख के खरीदना होता है। तो ये सब नैतिकता है कि आपको पहले से बताया जा रहा है कि ISI लगा दिए हैं, नहीं इसकी गुणवत्ता की जाँच हो चुकी है। जिस गुणवत्ता जांच नहीं हुई इसका मतलब है उसमें कुछ खराबी भी हो सकती कभी भी। तो सही मूल्य वसूल करें, सही तोल, सही नाप, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करें। आवश्यक है कि ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करें, अगर अच्छा व्यवहार नहीं करता तो उसका नैतिकता अच्छी नहीं है, वो आदर्श नहीं है। इसलिए आप कोई भी सामान खरीदिए उसके पैकेट के पीछे हमेशा लिखा रहता है, फीडबैक नंबर दे देता है कि आप इसमें फीडबैक दीजिए, या तो आप वापस हमें बताइए कि आपको वस्तु कैसा लगा। कई बार आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, कॉल नंबर रहता है, फ़ोन नंबर रहता है, तो आजकल तो फेसबुक ट्विटर हैंडल रहता है, आराम से उसमें कमेंट करिए या लिखिए कि इसमें इस प्रकार की परेशानी है, तो वो आपको बहुत जल्द सॉल्व करके आपको वो समस्या को देगा। जब नया प्रोडक्ट लाएगा तो समस्या को सुन के जाती है। भारत में ये बहुत कम होता है, भारत में डायरेक्टली नहीं जाता कस्टमर से फीडबैक, इनडायरेक्टली जाता है। कैसे इनडायरेक्टली जाता है, तो कस्टमर जहाँ से खरीदते हैं ना रिटेलर, तो रिटेलर को बताता है कि भैया ना ये सामान में ना ये थोड़ी सी ना प्रॉब्लम है, तो ये इसीलिए अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इस कंपनी का नहीं खरीदना चाहता। वो क्या करता है फिर रिटेलर को बता देता है, यही बात ये रिटेलर होलसेलर को बता देता है। इस प्रकार से वो एजेंट को बताते जाता है और हायर पहुंच जाता है। लेकिन इसकी कमी है, लेकिन अन्य देशों में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप नैतिकता का मतलब आदर्श, और प्रत्येक व्यवसाय को ये आदर्श है मानना है या निभाना है कि उसको कस्टमर के हित में काम करना है। ठीक है, और कस्टमर को सुविधाएं देनी है, उसको कमी नहीं देना है, अच्छा देना है। अब तो कंपटीशन मार्केट है जी, आप समय कोई कम देगा कोई ज़्यादा देगा तो उसके पास लेना ही नहीं है, किसी और के पास ले लेंगे। आपको कंपटीशन मार्केट भी बताया जाएगा इकोनॉमिक्स में, है ना। चलिए, अब है व्यावसायिक नैतिकता के तत्व। तो कौन कौन से तत्व है कि व्यवसाय में नैतिकता ला सकते हैं। सबसे है उच्च स्तरीय प्रबंध। इतनी बड़ी काम करने के लिए, माने इतना बड़ा आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, लोगों के हित की रक्षा करने के लिए, लोगों के हित के लिए सोचने के लिए, उनको सही सामान, सही तोल, सही सामान देना है, और जो बातें हम बताएं कि नहीं उनका फीडबैक भी लेना है। इसके लिए आपको चाहिए हाई लेवल मैनेजमेंटिंग, है ना। छोटा मोटा मैनेजमेंटिंग से नहीं होगा, हाई लेवल मैनेजमेंटिंग जो हर एक लेवल पे मैनेजमेंटिंग या प्रबंधक कर सके। तो इसीलिए सबसे पहले लिखे हैं उच्च स्तरीय प्रबंधक। जो प्रबंधक जो होंगे वो सभी के बारे में, छोटा से लेकर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इकाई को प्रबंध करेंगे अच्छी तरीके से, तभी जाके किया जा सकता है। सामान्य कोड का प्रकाशन। सामान्य कोड का एक मतलब होता है कि कोड हम लोग कब लगाते हैं, जब सबके साथ एक ही नियम पे हम लोग चलेंगे तब। ऐसा नहीं करेंगे कि किसी कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे,
किसी कस्टमर के साथ खराब व्यवहार कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। सामान्य कोड का मतलब है सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है। अगर किसी को वजन में देना है तो सबको समान वजन में देना है, किसी को कम या किसी को अधिक नहीं देना है। कर्मचारियों के साथ भी सामान्यता का साथ व्यवहार किया जाएगा। कर्मचारियों को काम कराया जाएगा, उसके स्तर के अनुसार काम कराया जाएगा। कर्मचारी जितने भी काम करेंगे उनको अलग अलग लेवल पे अलग अलग लेवल से काम कराया, उनको उस हिसाब से तनख्वाह दिया जाएगा। इसी को कहते हैं सामान्य कोड। अगर मान लीजिए ऑफिस आने के लिए मेरा 8 बजे टाइम होगा तो आपका 10 बजे टाइम नहीं होगा। एक देखिएगा बैंक खुलती है ना, 10 बजे का टाइम होता है तो कैशियर भी 10 बजे पहुंचेगा, पियोन भी 10 बजे पहुंचेगा और मैनेजर भी 10 बजे ही पहुंचेगा। तो इसी को बोलते हैं सामान्य कोड, सबके लिए सामान्य कोड होगा। अनुपालन तंत्र की स्थापना। अनुपालन तंत्र की स्थापना का मतलब है कि जब काम करेगा बिजनेस या तो कंपनी जब काम करेगी तो ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक उसका एक दूसरे का आदेश का पालन करते हुए कार्य करना है। ठीक है, कर्मचारी जो उच्च स्तर के प्रबंधक है वो नीचे लोगों को अपना आज्ञा देंगे कि आप इस प्रकार काम करिए, वो लोग फैक्ट्री में आज्ञा देंगे इस प्रकार काम करिए और उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। कई बार कस्टमर रिव्यू देगा कि नहीं सर ये इस तरह प्रोडक्ट आप लोग मत बनाइए, अच्छा नहीं लगता, आप लोग ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम लोग खरीदेंगे। तो उस बात को फिर प्रबंधक सुनेगा, फिर उस प्रकार से रीऑर्डर होगा और उसी प्रकार अनुपालन का पालन किया जाएगा। ठीक है, और अनुपालन तंत्र की स्थापना की जाएगी। अनुपालन मतलब एक दूसरे से देखते हैं कितना अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है बैंक में, कैशियर भी बोलता है मैनेजर को सर और मैनेजर भी बोलता है कैशियर को सर। इसीलिए अनुपालन एक दूसरे की आज्ञा का पालन करते हुए तंत्र बनाकर स्थापित करेंगे। कहाँ? कर्मचारियों के साथ भी और उपभोक्ता के साथ भी, दोनों के साथ, क्योंकि समाज के जो लोग हैं ना वो कर्मचारी भी समाज से ही हैं और उपभोक्ता भी समाज से है। ठीक है, हर स्तर के कर्मचारियों को सम्मिलित करना है। अच्छा, फिर वही बात आ गई कि हर स्तर के कर्मचारियों को सम्मिलित करना है। ऐसा नहीं है कि हम मैनेजर हैं, अरे कोई इंजीनियर है, दुए आदमी है, हम ही अकाउंटेंट का काम संभाल रहे हैं, हम ही सुपरवाइजर का काम संभाल रहे हैं, हम ही गार्ड बन गए, हम ही ये बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अलग अलग लेवल का अलग अलग कर्मचारी नियुक्त करना है और उसके हिसाब से करना है। अब किसी को मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड रखना है, हमको सिक्योरिटी गार्ड रख लेगा तो क्या फ़ायदा होगा? उसको कोई फायदा होगा? नहीं होगा। हम देखिए चश्मा पहने हुए, एक तो ऐसे ही आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है, दूर से पता चलेगा ही नहीं कि कौन बंदूक से गोली मार रहा है, हमको पता नहीं चलेगा। गोली आ जाएगा तब पता चलेगा हाँ लग गया है कि नहीं। तो होगा जी। इंडियन आर्मी में जाते हैं ना जी, हमको लेगा इंडियन आर्मी में? नहीं लेगा। अगर हम चल भी गए घूस घास दे करके तो इंडियन आर्मी में जैसे पहुंचा देगा बॉर्डर में, फर्स्ट गोली में हम चले जाएंगे। बस हमको दूर से दिखेगा ही नहीं कि कौन गोली चला रहा है, चला कि नहीं चला। तो चश्मा पहन के भी थोड़ी देखेंगे जी, आएगा धाए से उड़ा देगा, ढाए खत्म, कहानी हिट। इसीलिए जब भी ले जाता है तो उस हिसाब से कर्मचारी लेता है। या तो सेना में भी बहाली होता है, देखते हैं कितना स्ट्रिक्ट बहाली होता है कि नहीं, बॉडी होना चाहिए, ये होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए, कूदने फाड़ने लायक कोई व्यक्ति होना चाहिए। अब बीमार आदमी को ले जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए हर स्तर के कर्मचारी को सम्मिलित करना है। जैसे अगर लेबर है तो उसको लेबर ले जाना है, इंजीनियर है तो इंजीनियर ले जाना, अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट ले जाना, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट ले जाना, गार्ड है तो गार्ड ले जाना। इसी प्रकार से परिणाम और अंतिम में सभी परिणामों का मापन करना है। जितने भी परिणाम आए हैं ये देखना है कि पहले से काम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ, हुआ है तो कितना अच्छा हुआ है, खराब हुआ है तो कितना खराब हुआ है। फिर उसकी परेशानियों को निकालेंगे कि अच्छा क्यों खराब हुआ, उसको लिख लिया जाएगा और आगे चल के उसको भविष्य में सही किया जाएगा। तो जब भी कोई परिणाम आएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है, कुछ भी परिणाम आता है ना जी, उस परिणाम को वो लेखा जोखा करेगा और उस पर निर्णय बनाने के लिए इन परिणामों का क्या करेगा? मापन करेगा। ठीक है, अगर इसका आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और न्यू भारतीय एजुकेशन में आपको ये पूरा फाइल आज मिल जाएगा। देखिए पहले जो पढ़ाएं वो मिले या ना मिले, अब से जितना भी पढ़ाएंगे आपको उसके लिए फाइल डाल देंगे टेलीग्राम में। न्यू भारतीय एजुकेशन आपको लिंक में भी डाल दिया जाएगा, है ना, कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन सब में डाल देंगे, आप ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। थैंक यू, जय हिंद।